कल जो हमने वो एक्शन ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है उसको स्टडी कर लिया था, तो आज हमने जो है वो थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है उसको स्टडी करना है। तो जब कोई लाइट को जब आप यूज़ करते हैं किसी ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर, तो उस ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर जो है वो लाइट बैक एंड फोर्थ यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से कभी आगे कभी पीछे की तरफ जो है वो मूव करती है। तो इसके नतीजे में एम्प्लीफिकेशन होती है और एम्प्लीफिकेशन की वजह से हमारे पास जो है वो लेज़र प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब आपके पास एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है तो उसके साथ साथ उसके अंदर लॉसेस जो हैं वो भी आते हैं। कल मैंने लॉसेस का भी जिक्र किया था कि कुछ लॉसेस भी जो है वो कैविटी के अंदर प्रोड्यूस यानी कि कुछ फोटॉन्स जो हैं वो कैविटी से बाहर की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। तो जो लॉसेज हैं ये क्यों अकर करते हैं? ड्यू टू ट्रांसमिशन एट द आउटपुट मिरर। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन हो रही होती है आउटपुट मिरर के ऊपर उसकी वजह से, और जो स्कैटरिंग और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है एक्टिव मीडियम के अंदर, उसकी वजह से ये लॉसेज जो है वो अकर कर रहे होते हैं। यानी कि एक तरफ एम्प्लीफिकेशन हो रही है कैविटी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर बार बार फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लॉसेज भी हैं। और लॉसेस की वजह जो क्या है वो डायफ्रैक्शन है जो आउटपुट मिरर्स के दरमियान में होती है, और स्कैटरिंग है। ठीक है, वो स्कैटर हो जाते हैं, फोटॉन डायफ्रैक्ट भी करते हैं। जब डायफ्रैक्शन करते हैं तो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डायफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो ब्राइट ही हो। आपको पता है कि डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो दोनों तरह की आती हैं। तो जब इस तरह की फ्रिंजेस आएंगी तो आपके पास लॉस जो है वो कैविटी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो as the light bounces back and forth, अब चूंकि लाइट जो है वो बाउंस करती है बैक एंड फोर्थ इन द ऑप्टिकल रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर में, तो इट अंडरगोज एम्प्लीफिकेशन। इसके अंदर जो है वो एम्प्लीफिकेशन होती है, ये जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, एज वेल एज इट सफर्स मैनी लॉसेस। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे होते हैं। सिर्फ एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही होती, उसके साथ लॉसेस भी हो रहे होते हैं। अब ये जो लॉसेस हैं, द लॉसेस मेनली अकर ड्यू टू ट्रांसमिशन at the output mirror जो कि ट्रांसमिशन होती है आउटपुट मिरर के ऊपर, उसकी वजह से एंड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। तो ये स्कैटरिंग और जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसकी वजह से ये होता है विद इन द एक्टिव मीडियम, विद इन द एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम के अंदर। ये एम्प्लीफिकेशन भी एक्टिव मीडियम में ही हो रही होती है और जो लॉसेज आ रहे होते हैं वो भी एक्टिव मीडियम में होते हैं। तो लॉसेज किस वजह से हैं? एक तो जो ट्रांसमिशन होती है आउटपुट मिरर के ऊपर, एंड पे जो आउटपुट मिरर सारी बात उससे बाहर निकल रहे होते हैं, और दूसरा जो स्कैटरिंग और डायफ्रैक्शन है लाइट की विद द मीडियम, उसकी वजह से। तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर जो है वो ऑसिलेशन को बिल्ड करें, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि एम्प्लीफिकेशन जो है, जो भी दो कंजेक्टिव रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के दरमियान हो रही है रेयर और एंड मिरर से, इसके अंदर आप लॉसेस जो हैं उनको बैलेंस करें। ठीक है, यानी कि लॉसेस और एम्प्लीफिकेशन जो है उनका आपस में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर ऑसिलेशन जो है वो रेजोनेटर के अंदर बिल्ड हो सके। जारी बात, ऑसिलेशन है ना, बार बार आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो अब ये प्रॉपर कब होगी? अगर तो लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर एम्प्लीफिकेशन कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन भी बढ़ जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज फोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं रहेगी, वो उनमें कुछ ऐसे फोटॉन भी शामिल हो जाएंगे कि जो इन फेज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो एम्प्लीफिकेशन है और जो लॉसेज हैं इनके अंदर एक बैलेंस हो, ताकि एक प्रॉपर जो ऑसिलेशन है उसको बिल्ड किया जाए एक्टिव मीडियम के अंदर, यानी कि उस एक्टिव मीडियम के अंदर एक ऑसिलेटर जो है वो प्रॉपर तौर पर बना लिया जाए। तो फॉर द प्रॉपर build up of oscillation, अगर आप प्रॉपर ऑसिलेशन को बिल्ड अप करना चाहते हैं, इट इज essential that the amplification between two consecutive reflections of light from rear and mirror can balance the losses. तो जो रेयर एंड मिरर है उसके ऊपर फिर जो लॉसेज हैं उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ता है गेन को, कि हमें वो जो एक्टिव मीडियम, गेन का मतलब होता है कि आपको उस एक्टिव मीडियम से कितनी एम्प्लीफिकेशन मिल रही है, वो गेन है। अगर ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि गेन कम है। ठीक है, अगर कम लॉसेज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि गेन ज़्यादा है। अब कितना गेन आपको उस एक्टिव मीडियम से मिल रहा है, वो गेन क्या होगा और उसकी क्या क्रिटिकल या मिनिमम कंडीशन होगी जिस पर आपके पास मैक्सिमम गेन जो है वो आए। वही बेसिकली हमने जो है वो थ्रेशोल्ड कंडीशन कैलकुलेट करनी है।
तो वी कैन डिटरमिन द थ्रेशोल्ड गेन, तो हम जो है वो थ्रेशोल्ड गेन जो है इसको डिटरमिन कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द चेंज इन द इंटेंसिटी of a beam of light undergoing a round trip, जो कि पूरा राउंड ट्रिप लगा रही है उन दो मिरर्स के दरमियान में विद इन द रेजोनेटर, विद इन द रेजोनेटर। ठीक है, वो रेजोनेटर के अंदर एक पूरा चक्कर लगाती है, एक मिरर से जाती है फिर दूसरे मिरर की तरफ आती है, फिर पूरा ये पूरा प्रोसेस जो है ये बार बार उस रेजोनेटर के अंदर जो है वो होता रहता है। तो अब हम इसमें हम थ्रेशोल्ड गेन को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सिचुएशन के अंदर। वी वांट टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड गेन, कि भाई क्या मिनिमम गेन जो है वो होना चाहिए। तो अब इस गेन को कैलकुलेट करने के लिए आप कंसिडर करें कि लेट अस अज्यूम, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लेज़र मीडियम है, दैट द लेज़र मीडियम, एक लेज़र मीडियम है जो कि fills the space between, जो कि स्पेस को फिल कर रहा है बिटवीन द मिरर्स M1 एंड M2। दो मिरर M1 और M2 के दरमियान में जो आपके पास स्पेस है उसको फिल कर रहा है, which have reflectives, जिसके साथ जो रिफ्लेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। दो मिरर्स हैं, वो क्या रिफ्लेक्शन करेंगे, R1 और R2। अब ये मिरर्स जो हैं ये सेपरेटेड हैं डिस्टेंस L से। लेट द मिरर्स बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल L। इस डिस्टेंस कैपिटल L से ये इनके दरमियान में डिस्टेंस है इन दोनों मिरर, यानी कि वो दो मिरर आपने रखे हुए हैं ना, उनके दरमियान में डिस्टेंस L है। फर्दर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम है वो I0 है M1 के ऊपर, ठीक है, जो M1 मिरर है। फर्दर लेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, अब जो इंटेंसिटी है लाइट बीम की बी I0, उसको हम कह देंगे कि वो I0 है एट M1, मिरर M1 के ऊपर। ठीक है, अब जाहिर बात है कि ये इंटेंसिटी क्या करेगी, M1 से M2 की तरफ ट्रैवल करेगी, यानी कि लाइट का क्या काम है, वो M1 जो पहला मिरर है उससे
M2 की तरफ ट्रैवल करेगी। तो देन इन ट्रैवलिंग, अब जब ये ट्रैवल करेगी फ्रॉम मिरर M1 टू M2, मिरर M1 से M2 की तरफ ट्रैवल करेगी, द बीम इंटेंसिटी इंक्रीजेस। तो जो बीम की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। जब जब मूव करेगी M1 से M2 की तरफ तो बीम की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। कहाँ से? फ्रॉम, आपने इनिशियल इंटेंसिटी क्या ली है? आई नॉट, फ्रॉम आई नॉट, ये उसकी इनिशियल इंटेंसिटी है मिरर M1 के ऊपर, टू आई ऑफ एल, आई ऑफ एल तक चली जाएगी, विच इज गिवन बाय, ठीक है, जो कि हमारे पास जिस इक्वेशन से दी गई है वो इक्वेशन है, इसको तो बता के लिख लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसकी आई ऑफ एल की, जो लेंथ एल तक ट्रैवल करके आपके पास इंटेंसिटी आई है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर गैमा माइनस एल्फा इंटू एल, एल्फा एक्स इंटू एल। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन को कह दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नौ, अब मुझे यहाँ तक इसमें इन 2 चीज़ों का पता है, 3 चीज़ों का पता है, बल्कि 4 चीज़ों का पता है। मुझे पता है ये आई एफ एल है, ये इंटेंसिटी है उसकी, जब वो लेंथ एल को कवर कर लेता है। उसके बाद आई नॉट है जो उसकी इनिशियल इंटेंसिटी है, एक्सपोनेंशियल किसी चीज़ के इंक्रीज को या डिक्रीज को शो करता है। गैमा कोई कांस्टेंट फैक्टर है, अल्फा भी है, इसको मैं बाद में बताऊँ, एल लेंथ, ठीक है ना। ये यहाँ तक हमें इसका पता है। इसके अंदर अब ये गैमा और अल्फा, ये हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है इसका मैं बताता हूँ। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, अब जब रिफ्लेक्शन हो जाती है एट M2, मिरर M2 पे, द बीम इंटेंसिटी विल बी, तो बीम इंटेंसिटी जो है ये हो जाएगी R2 आई नॉट ई की पावर गैमा माइनस एल्फा एक्स एल, ये इंटेंसिटी हो जाएगी। एंड आफ्टर ए कंप्लीट राउंड ट्रिप, और जब ये पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगा, देन आफ्टर कंप्लीट राउंड ट्रिप द फाइनल इंटेंसिटी तो जो फाइनल इंटेंसिटी है आपके पास ये आ जाएगी, विल बी, पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के बाद, आई ऑफ 2L। अब लेंथ 2L हो जाएगी, एक L गया और एक L जो है वो, एक L डिस्टेंस इस तरफ कवर किया, दूसरा L डिस्टेंस इस तरफ कवर किया, तो लेंथ कितनी होगी? 2L लेंथ जो है वो होगी। और सारे रिफ्लेक्शंस आ गई, R1 R2 आई नॉट P की पावर
गैमा माइनस अल्फा एक्स एल, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो एम्प्लीफिकेशन आपके पास ऑब्टेन होती है इस ट्रिप के दौरान, ठीक है, वो बेसिकली गेन होता है जो है आपके पास। द एम्प्लीफिकेशन ऑब्टेन्ड, तो ये जो आपको एम्प्लीफिकेशन मिलती है या ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप, इस पूरे एक राउंड ट्रिप में वो हमारे पास एक्चुअली गेन होता है। और वो गेन आप राइट डाउन कर सकते हैं कि G इज इक्वल टू I ऑफ 2L ओवर I नॉट, यानी कि ये इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी की क्या होगी, रेशो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है इसको यहाँ पर रखेंगे तो I नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा R1 R2 e की पावर गैमा माइनस अल्फा एक्स 2L, ठीक है। ये इधर भी सॉरी 2 इसके साथ आना था क्योंकि 2 दफ़ा जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये अब आपके पास क्या निकल आई, गेन निकल आया। गेन किससे निकाला है, इंटेंसिटी की रेशो से। एक इनिशियल इंटेंसिटी है और दूसरी फाइनल इंटेंसिटी है। एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ रहा है, बीच में कांस्टेंट्स हैं। तो अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है R1 R2, तो प्रोडक्ट R1 R2, वो सिचुएशन में देखें कि प्रोडक्ट R1 R2 आ रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट R1 R2 जो है ये रिप्रेजेंट करती है लॉसेस को, रिप्रेजेंट्स द लॉसेस एट द मिरर where alpha x includes, यहाँ पर अल्फा एक्स जो है वो इंक्लूड करता है ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, जितने लॉस वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनको अकाउंट करता है, सच एज स्कैटरिंग, जिसके के अंदर आपके पास स्कैटरिंग आ जाती है, एंड अब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग अब्जॉर्प्शन occurring in the medium, जो कि मीडियम के अंदर अकर कर रहे हैं। अब ये लॉसेस जो होते हैं, ये प्रोडक्ट R1 R2 क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है लॉसेस को, ठीक है। और लॉसेस किसके ऊपर है, मिरर के ऊपर। और यहाँ पर अल्फा एक्स इंक्लूड कर रहा है जो जितने लॉसेस हैं उस मटेरियल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उन सारे लॉसेस को इंक्लूड करने के लिए आपने अल्फा एक्स का कांस्टेंट जो है उसको यूज़ किया यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब इन लॉसेस को आपने बैलेंस करना है। ऑब्वियसली हम गेन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गेन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर लॉसेस को बैलेंस करना है।
तो लॉसेस जो है उनको बैलेंस करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेन की कंडीशन लेनी पड़ेगी कि किस गेन के ऊपर, यानी कि ये गेन क्या होना चाहिए कि लॉसेस जो हैं वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो द लॉसेस आर बैलेंस्ड, लॉसेस जो हैं उनको बैलेंस कर दिया जाता है बाय गेन, गेन से व्हेन g इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और I of 2L is equal to I of naught। तो अगर ये दो कंडीशंस हों कि g ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो और I of 2L जो है वो I नॉट के बराबर हो, इन दो कंडीशंस के अंदर जो लॉसेज हैं वो गेन से बैलेंस हो जाते हैं। तो इट लीड्स टू द कंडीशन, तो यहां से जो है ये आपको कंडीशन मिलती है दैट R1 R2 e की पावर 2 इंटू gamma minus alpha XL is much greater than equal to 1। ठीक है, अब इस कंडीशन को आप फर्दर लिख सकते हैं यहां से मैं R1 R2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाऊं अगर, तो e की पावर 2 गामा माइनस अल्फा एक्स R1 R2 ये लिख दूंगा। अब लॉगरिथम को ले लें दोनों साइडों के ऊपर। ठीक है, टेकिंग log on both sides, दोनों साइड्स के ऊपर log ले लें, तो log लेंगे तो ये क्या आएगा 2L गामा माइनस अल्फा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ R1 R2। मैं इसको ऊपर ले गया हूँ तो ये माइनस लॉग ऑफ R1 R2 हो जाएगा। यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा जब आपने लॉग लिया तो गैमा माइनस अल्फा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2L लॉग ऑफ R1 R2 आ जाएगा, और गैमा ग्रेटर देन इक्वल टू इस अल्फा एक्स को उस तरफ ले जाएं तो अल्फा एक्स माइनस 1/2L लॉग ऑफ R1 R2 आ जाएगा। तो गैमा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1/2L, इसको नीचे ले जाए नेगेटिव आएगा, इसको प्लस कर देगा लॉग ऑफ R1 R2। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 4 है ये कंडीशन फॉर लेजिंग है। ठीक है, इक्वेशन 4 is known as the condition for लेजिंग। तो ये आपके पास लेजिंग की कंडीशन।
तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इनिशियल गेन है उसको एक्सीड होना चाहिए जो सम ऑफ लॉसेज हैं इन द कैविटी। यानी कि ये गेन, ये लॉसेज ही आ रहे हैं ना कैविटी के अंदर, ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लॉसेज को। तो इस गेन को इन लॉसेज से एक्सीड करना होगा। अगर ये गेन इन लॉसेज से एक्सीड करेगा तो फिर आपके पास लॉसेज और एम्पलीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बैलेंस होगा, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगा। तो इट शोज, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है दैट द इनिशियल गेन, कि जो इनिशियल गेन है मस्ट एक्सीड द सम ऑफ लॉसेज इन द कैविटी। इसको जो सम ऑफ लॉसेज हैं कैविटी में उनसे ज़्यादा जो है वो होना पड़ेगा। अब ये कंडीशन बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है पंपिंग की, यानी कि जो एनर्जी नेसेसरी होती है लेज़र एक्शन के लिए। अब ये पहले भी इस बात का जिक्र हुआ था कि भाई कितनी उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है मटेरियल को कि उसके अंदर लेजिंग स्टार्ट हो। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने मीडियम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि लेजिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर लेजिंग स्टार्ट नहीं हो। इस कंडीशन से ये चीज़ कैलकुलेट की जाती है कि कितनी एनर्जी की पंपिंग जो है वो आपने करनी है। This condition is used to determine, इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पंपिंग। तो क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए पंपिंग की, पंपिंग एनर्जी की? नेसेसरी फॉर लेजिंग एक्शन, जो कि नेसेसरी हो लेजिंग एक्शन के लिए। अब गैमा जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये एम्पलीफिकेशन है, यानी कि गेन ही है गैमा। द एम्पलीफिकेशन ऑफ लेजर will be dependent on how hard the laser medium is pumped। कितनी ज़्यादा उस मीडियम की पंपिंग जो है वो की गई है। यानी कि ये गैमा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा एनर्जी पंपिंग क्या है बेसिकली
कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो मीडियम को प्रोवाइड की गई है एक्टिव करने के लिए। तो एज द पंप पावर, अब जो पंप पावर है इज स्लोली इंक्रीज, ये जो है ये स्लोली इंक्रीज होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इंक्रीज आता है। अ वैल्यू ऑफ गैमा टी एच, यानी कि थ्रेशोल्ड, कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। विल रीच, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ये कब रीच करेगी? विल बी रीच्ड एंड द लेजर स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो आपको ये जब मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि तब आप इस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा? लेज़र ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यानी कि मीडियम क्या होगा? वो मीडियम जो है एक्टिव हो जाएगा, और जब मीडियम एक्टिव हो जाएगा तो फिर उसके अंदर एम्पलीफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू तक पहुंचना ज़रूरी है लेजिंग के लिए। The threshold value is given by gamma threshold, that is equal to alpha x plus 1/2L log of R1 R। तो जब गैमा, ये कंडीशन थी कि इसके इक्वल या ग्रेटर हो, यानी कि जब ये गैमा इसके इक्वल हो जाए तो फिर ये थ्रेशोल्ड बन जाए। दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। इतनी वैल्यू होनी ज़रूरी है, अगर इतनी वैल्यू नहीं होगी तो लेजिंग स्टार्ट नहीं हो। आपने इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी वैल्यू पंपिंग की रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब देयरफॉर अब लेजर ने अगर ऑसिलेट करना है, देयरफॉर द लेजर टू ऑसिलेट, अगर लेजर ने ऑसिलेट करना है तो जो गैमा है इसको गैमा थ्रेशोल्ड के बराबर या इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन जो 5 है, ये जो इक्वेशन 5 लिखी है हमने यहाँ पर, इज नोन एज थ्रेशोल्ड कंडीशन। तो इसको हम थ्रेशोल्ड कंडीशन का नाम देते हैं फॉर लेजिंग। लेजिंग के लिए and the states of criterion
and the states the criterion when the net gain will be able to counteract the effect of losses. In the cavity. तो इक्वेशन 5 जो है ये बेसिकली आपके पास कंडीशन है किसकी, थ्रेशोल्ड, और जो स्टेट्स हैं जिनका क्राइटेरिया आपको चाहिए, यानी कि जब नेट गेन जो है वो क्राइटेरिया कब रीच होता है, जब नेट गेन जो है वो काउंटर एक्ट करता है जो इफेक्ट होता है लॉसेस का कैविटी के अंदर। यानी कि गेन इतना होना चाहिए कि वो काउंटर अटैक कर सके, यानी कि वो गेन जो है वो लॉसेस को कंपनसेट कर सके, लॉसेस को रोक सके। ठीक है, तो तब आपके पास लेजिंग एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो जो वैल्यू ऑफ गैमा है, द वैल्यू ऑफ गैमा, ये गैमा की जो वैल्यू है मस्ट बी एट लीस्ट गैमा थ्रेशोल्ड, इसको हर सूरत में गैमा थ्रेशोल्ड जो है वो होना पड़ेगा इस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए फॉर द लेजर ऑसिलेशंस टू स्टार्ट, कि लेजर ऑसिलेशन जो हैं वो स्टार्ट हो। अगर इफ गैमा इज ग्रेटर देन गैमा थ्रेशोल्ड, अगर गैमा जो है वो ग्रेटर हो जाए गैमा थ्रेशोल्ड से, द वेव ग्रो एंड एम्प्लीफिकेशन, तब जो वेव है वो ग्रो करती है और जो एम्प्लीफिकेशन है रीचेस सैचुरेशन, तो एम्प्लीफिकेशन सैचुरेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि इससे ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती अगर गैमा थ्रेशोल्ड से बढ़ जाए। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ जाएगी तो फिर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो फिर एम्प्लीफिकेशन उतनी ही रहेगी। सैचुरेट का मतलब होता है कि अब वो जो ग्राफ है वो सीधी लाइन होगी, अब उससे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो नहीं आ सकता। तो अगर गैमा थ्रेशोल्ड के बराबर है तो फिर वेव ग्रो करेगी, एकदम इंक्रीज आएगा उसके अंदर और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, यानी कि उस मैक्सिमम वैल्यू से आगे वो मज़ीद एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकती, तो हम कहेंगे कि सैचुरेशन जो है वो रीच हो गई है। ठीक है जी, तो इट लोवर्स द वैल्यू ऑफ गैमा इन टर्म, तो ये जो वैल्यू है गामा की उसको लोअर करता है, यानी कि कम करता है and the equilibrium value is
अटेन, और आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो अटेन हो जाती है एट गैमा थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो जब गैमा थ्रेशोल्ड होगा तो वो वैल्यू फिर कम होनी शुरू हो जाएगी और आप इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे। इक्विलिब्रियम क्या है कि जो लॉसेज और गेन है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर दें। अगर लॉसेज और गेन एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे तो वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के आने का मतलब ये है कि आप जो है वो थ्रेशोल्ड कंडीशन तक पहुँच गए, उन लॉसेज को कंपनसेट कर दिया गया है। यहाँ से वैल्यू निकाल के वो जो वो लिखी है, ठीक है, उतनी वैल्यू निकाल के उतनी एनर्जी चाहिए पंपिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको कितनी एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड है जिसके लिए लेजिंग जो है वो स्टार्ट हो सके। ठीक है जी, तो अब कल फिर जो मैं वो नेक्स्ट जो है वो स्टडी करूँगा इसके अंदर क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन को।